जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस किसी ने भी कहा है क्या खूब पंक्तियां कही हैं। निश्चित रूप से आज पूरा देश, पूरा जिंजी अपने होने का एहसास दिला रहा है। और कहते भी हैं युवा देश की आने वाली पीढ़ी जो है रीढ़ होती है, देश का भविष्य होती है। और इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए विस्तार न्यूज लाया है एक ऐसा शो जिसमें हम बात करेंगे नेताजी अंडर 50 की। नमस्कार, मैं हूं अंचल शुक्ला और आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर स्वयं जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे हों, 3 बार से लगातार यहां की जनता उन्हें जनादेश दे रही। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम मुलाकात करेंगे राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक, कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह से। तो आइए चलते हैं जयवर्धन सिंह के साथ, आज पूरा दिन बिताएंगे और बहुत सारी बातें होंगी। क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद है, राजनीति में कैसे आए, एक वेल एजुकेटेड आदमी राजनीति में आया तो कैसे और अब आया है तो किस सोच के साथ, बहुत सारे सवाल होंगे और उन्हीं से जानेंगे जवाब। तो आइए चलते हैं राघवगढ़ किला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो किला है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहते हैं और उनका परिवार यहां पर रहता है। और अब वर्तमान में राघवगढ़ के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, जयवर्धन सिंह, वो यहां पर रहते हैं। कैसे हैं भैया? आपका स्वागत है। आपका स्वागत है राघवगढ़ में। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो पूरा गांव जो है वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में आपको गांव से लगाव की वजह क्या है? तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग कितना आपसे प्रेम करते हैं, कितना आपको, और आप, मैं देख रहा था कि रजिस्टर लेके जैसे अटेंडेंस लेते हैं उस टाइप से आप लोगों से बात कर रहे थे। मतलब लोग पहले आके यहाँ पे अपना नाम दर्ज करा देते हैं, अपना काम बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सर, प्रयास ही रहता है सर कि जब लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए, मैंने वो सिस्टम बनाया है क्रमवार, जो पहले आए सो पहले मिले, चाहे वो कोई भी परिवार का हो, कोई भी समाज का हो। उद्देश्य ये रहता है कि जो व्यक्ति किले पे आ रहा है, हमारे ऑफिस में आ रहा है, वो आ रहा है कुछ उम्मीद के साथ में। जो उसकी उम्मीद है, जो उसकी शिकायत है, उसकी सुनवाई हो और ये प्रयास रहे कि जो हो सके हमसे अच्छा ही हो। आप सब बहुत थके होंगे, कुछ नाश्ता भी चालू कर देते हैं। प्लीज आइए आइए। एक चीज मुझे समझ में आई कि ये जो कुर्सी है ये आपके पिताजी की है शायद। वो तो इसीलिए आपने इसको बचा के रखी। लेकिन मुझे जयवर्धन जी ये बताइए कि आपको उस दिन के फैसले में किसी भी तरीके की आज कोई गिल्ट या खौफ तो नहीं है कि जब आपने राजनीति में आने का फैसला किया था और पिताजी ने आपको कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप तो पहले पूरे गांव में भ्रमण करो जी, 400 गांव आपने घूमे जी, और फिर आपका नंबर जो है, फोन नंबर, वो सार्वजनिक कर दिया गया जी कि भैया किसी को कोई समस्या हो तो इन्हीं से बात करो। तो आज कैसा फील कर रहे हैं आप जब लोगों के बीच में और लगातार 3 बार के आप विधायक हैं? सर, ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि मुझे यहाँ पर सेवा करने का मौका मिल रहा है जी। ज़रूर ये काम आसान नहीं है, जो लोगों को दिखता है दूर से, या तो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अगर आज आपको आज के युग में जन सेवा करनी है और हर 5 साल पुनः खड़ा होना है एक परीक्षा के लिए, जनता जिसमें तय करती है कि आपका काम कितना सफल रहा, कितना नहीं रहा, तो वो एक चैलेंज रहता है। कोई भी राजनीतिक दल हो वो युवाओं की ही बात करता है और इसी हिसाब से हमने ये कार्यक्रम अपना रखा है, नेताजी अंडर 50। और आप उन लोगों में से हैं कि मास्टर स्ट्रोक कहा जाता रहा है, लाडली बहना, उसके बावजूद आप को राघवगढ़ की जनता ने यहाँ पर सपोर्ट किया। तो लाडली बहनाओं का किस तरीके से वोट आपको मिला और किस तरीके से उनका विश्वास आपने जीता? जी, वो तो जनता राजा होता है और एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। जरूर इस चुनाव में ये बात साफ हमको दिखी कि माता बहनों का, चाहे वो हम उनसे इतना मिल नहीं पाते हो या फिर वो इतनी मुखर नहीं होती है जितना पुरुष हो जाते हैं कि तत्काल वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी बात सुनना, उनकी बात समझना, एक एक गांव में भी उनकी क्या परिस्थितियां हैं, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी वेव थी जो हम देख नहीं पाए थे ना, उसका एहसास हो पाया था, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम सामने आया उसको हमने स्वीकारा और प्रयास यही रहता है कि आगे हम और मेहनत करें और ताकत से काम करें। दतिया में अभी हाल ही में उपचुनाव हुए और कांग्रेस की जिस तरीके से विजय हुई,
तो क्या वजह मानते हैं आप? नरोत्तम मिश्रा अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते तो आपको तकलीफ होती, या कोई भी होता तो जनता की जो नब्ज है, जो जनता है, वो कह रही थी कि नहीं परिवर्तन चाहिए, तो 2028 के लिए संजीवनी का काम करेगी आप? ये बहुत ही पॉजिटिव परिणाम रहा है इस चुनाव में। जो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें एक बड़ा क्या विषय रहा, तो यही रहा कि उसमें कांग्रेस एकजुट थी। कांग्रेस का एक एक नेता, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, पूर्व विधायक हो या विधायक हो, सब ने जो उनको काम दिया गया, सब ने निष्ठा से किया, ईमानदारी से किया। उसका ही परिणाम रहा कि बहुत ही ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। तो 2028 में भी आप लोग ऐसे ही क्या एकजुट होकर लड़ेंगे? क्योंकि ये बात तो तय है कि अब प्रतिनिधित्व तो युवाओं के हाथ में है, तो आप सब एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी सत्ता की जो चाबी है वो हाथ में आना संभव है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही सर। देखिए, राजनीति और संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन तभी सफल हो पाएगा जब सब लोग एक होंगे और मकसद एक रहेगा। आज जो पूरी युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं, हमने सरकार देखी नहीं है कांग्रेस की। लगभग 2003 से लेके 2023 वर्ष हो गए, 26 तक 15 महीने छोड़ 23 वर्ष में से 15 महीने मात्र सरकार रही। तो आज जो यूथ मध्य प्रदेश का है, वो भी आज विचार कर रहा है कि 20 साल का समय भाजपा को मिला है, लेकिन जो आज स्थिति युवाओं की बन गई है मध्य प्रदेश में, शिक्षा की आप स्थिति देखिए क्या स्थिति बन चुकी है। चाहे वो विषय पेपर लीक का हो, चाहे विषय बेरोजगारी का हो, किसानों के साथ जो हादसा हुआ था हरदा नर्मदापुरम से, किसान ने पैदल मार्च करी भोपाल तक, और जब किसान आक्रोशित हुआ, सड़कों पे आया, तो उनको फैसला बदलना पड़ा। आप घेरते तो रहते हैं सरकार को, आप तो जब विधानसभा में काफी मुखर रहते हैं, आप किसानों के मुद्दों को लेकर मैंने देखा आप ज्यादा सवाल उठाते हैं, ज्यादा घेरते हैं। तो इसका हमारा उद्देश्य ही है, चाहे हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो वस्तु स्थिति जमीन पर है उस पर हम मुखर हो। देश में जिस तरीके की स्थिति है, जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है, बिहार में हो रहा, झारखंड में हो रहा, तमाम जो युवा हैं वो अपने मुद्दों को लेकर के हैं। अभी आप बिहार गए हुए थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पे, आपने क्या देखा वहाँ पे? क्या आपने ऑब्जर्व किया? जब एक युवा शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, सिर्फ सरकार से ये पूछ रहा है कि भाई आखिर पेपर लीक में जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी गलती हुई, नहीं, उन पर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? जब सरकार 2 महीने मौन बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं की, जब हमने संवाद किया छात्रों से, उन्होंने उनको कहा कि भाई फिजिकल टॉर्चर तो था, जो भी मतलब हमको मारपीट हुई, लट लगे, टीयर गैस के वो बम फेंके गए, लेकिन जो मानसिक तनाव उन बच्चों को हुआ, वो आप कैसे ठीक करोगे? क्योंकि मानसिक तनाव उस मासूम उम्र में जब होता है किसी व्यक्ति को, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो उसके दिल दिमाग पे गहरा असर पड़ता है, और हो सकता है फिर वो इसी के चलते गलत रास्ते पे भी चला जाए। तो इसीलिए सर, जो आप जेनजी की बात कर रहे हैं, जो जेनजी में जो आक्रोश था वो ऑर्गेनिक था, मतलब वो किसी ने मतलब उनको प्रोत्साहित नहीं किया, वो खुद मतलब मुखर हुए हैं, क्योंकि उनको दिखा कि भाई हो क्या रहा है देश में। लेकिन जैसे मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये जो जेनजी है ये हमसे आपसे ज्यादा बड़ा देशभक्त है। मोहन भागवत जी कब जागे? लड़ चलने के बाद जागे ना, उसके पहले कहाँ थे? जब फायरिंग हुई उस समय कहाँ थे मोहन भागवत जी? वो तो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अब करेंगे छात्रों से संवाद, पहले क्यों नहीं किया? जब लगातार युवा इस मांग को उठा रहा था, मई में पेपर लीक हुआ था, जून में पुनः परीक्षा की गई, तो आप जून में कर लेते संवाद युवाओं के साथ में, मई में कर लेते। अगर आप इतने बड़े शुभचिंतक हो छात्रों के, तो जिस गृह मंत्री ने आदेश दिया था लड़ चलाने का, उस पर कार्रवाई करो। जो राहुल जी मांग कर रहे हैं कि भाई किसने आदेश दिए बच्चों पर लड़ चलाने के, फायरिंग करने की, उन पर कार्रवाई कराओ, वो हम माने। जयवर्धन जी, ये आपका राघवगढ़ है। पहले आपके पिताजी यहाँ से विधायक, और अब जनता ने 3 बार से लगातार आपको यहाँ पर जनादेश दिया है। क्या सोचा है आपने इसके बारे में? राघवगढ़ और यहाँ के जो निवासी हैं, वही सब कुछ है हमारे लिए।
और जब मैं कॉलेज के बाद नौकरी कर रहा था बॉम्बे में, और जब मैं छुट्टियों में आता था रावगढ़, मुझसे लोग पूछते थे कि आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए, हमारे साथ क्यों नहीं रह रहे हो आप, यहाँ हमारे साथ काम करो। तो वही मेरा एक कारण था वापस कि कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर, कि अब मैंने तय कर लिया था कि सामाजिक जीवन में अब मैं का फुल टाइम यही करना है मुझे, क्योंकि जिस क्षेत्र के साथ हमारा नाता लगभग 15 पीढ़ियों का है और हमारे पूर्वजों ने ही उस समय रावगढ़ स्थापित किया था, तो मुझे ये मेरी मतलब एक अंतरात्मा थी कि अब दुनिया देख ली, बाकी जीवन अब यहीं के लिए समर्पित है मेरा। नहीं, लेकिन जब पिताजी से आपने पूछा राजनीति में आने की, अपनी इच्छा जाहिर की आपने, तो उन्होंने कहा बड़ी थैंकलेस जॉब है जी मत आओ राजनीति में, तो फिर उसके बावजूद भी आप नहीं माने? क्योंकि मेरा मन बन चुका था। मैं कहा जितना ही मतलब थैंकलेस हो, कितना ही कठिन हो, लेकिन करेंगे और मेहनत करेंगे। अच्छा, ये क्या वजह रही कि आप जब जनता के बीच में गए 2013 में, आपको पहली बार विधायक यहाँ के लोगों ने चुना, तो आपने कहा दिग्विजय सिंह का बेटा होने के नाते नहीं, जयवर्धन सिंह के काम और जयवर्धन सिंह को आप वोट दीजिए? जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने जो काम किया है रावगढ़ के लिए, वो शायद किसी और ने नहीं किया है। जो रावगढ़ की आज पहचान है, सिर्फ एक परिवार से नहीं है, यहाँ के विकास से भी है। अगर आप देखें तो अभी थोड़ा, क्योंकि समय बारिश का है, झुंड है, तो वहाँ पे NFL का प्लांट है, बड़ा PSU है, बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है, गेल का सबसे बड़ा LPG प्लांट देश का यहाँ पर है। यहाँ पे जो उद्योग स्थापित हुआ है वो देन कांग्रेस की है। इंदिरा जी आई थी राघवगढ़ NFL के प्लांट के उद्घाटन के लिए, राजीव गांधी जी आए थे गेल के स्थापना के लिए। तो ये एक कुछ ऐसे यहाँ पे उद्योग स्थापित हुए हैं जिसने यहाँ की का रूप बदल दिया है रावगढ़ का। अगर आप मुझसे भी पूछोगे कि मेरा सपना क्या है रावगढ़ के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, तो शैक्षणिक संस्थाएं ऐसी हो जिससे कि युवा स्वयं आत्मनिर्भर बने। भाजपा के लोग कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की, भाई आत्मनिर्भर युवा तब बनेगा जब आप उसको वो शिक्षा प्रदान करोगे। आज दिन तक जो भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड क्लास संस्थाएं आज देश की हैं, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे एम्स हो, सब कांग्रेस की देन है। जयवर्धन जी, राजनीति के अलावा और क्या करते हैं आप? किस तरीके का व्यवसाय करते हैं? क्योंकि जीवन यापन, परिवार की ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें, ये तो फिर पैसे से ही पूरी होती है, तो उसके लिए आप वो सब देखिए, वो सब हमने बिल्कुल उससे हम दूर रहते हैं। इन्वेस्टमेंट तो राहुल गांधी भी करते हैं अपना, उनका खुद का। हमारी भी जो कुछ हमारी संपत्तियां हैं जो हमको मिली है विरासत में, उसकी देखरेख और जितना हो सकता है हमसे, बाकी तो फिर जो समय हमारा रहता है पॉलिटिक्स में बीतता है अधिकतर। धर्म और आस्था का भी बड़ा केंद्र राघवगढ़ रहा है, आपका परिवार रहा है, उसके भी जरूर हम झलक चाहेंगे, तो चलें। जी बिल्कुल, आप पधारें, आप पधारें। ये राघव जी का मंदिर है जिनके नाम से रावगढ़ स्थापित है। कुल मिला के राजघराने में ये जो आध्यात्म का वो है, वो किले से ही शुरू होता है, और यही वजह है कि आप भी जिस तरीके से आध्यात्म की और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने तो नर्मदा परिक्रमा की इतनी बड़ी, जो भी आज हमारे पिता ने हासिल किया दिग्विजय सिंह जी ने, उनकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद, और विशेषकर जो कांग्रेस पार्टी ने उनको अवसर दिया, मौका दिया, चाहे वो मौका उनको मिला हो इंदिरा जी के समय, अर्जुन सिंह जी के समय, राजीव गांधी जी के समय, लेकिन ये पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी का हमेशा रहा है। और लेकिन जैसा लगा, मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है, और उन्हें सदैव मेहनत करी और हमेशा सत्य के लिए काम किया उन्होंने। जो भी उन्होंने हमेशा बयान दिया है सत्य के आधार पर दिया है। नर्मदा परिक्रमा जिसकी आपने बात करी, वो एक बहुत ही पवित्र परिक्रमा है सनातन धर्म में, वो पूरी कृपा राघव जी की है। बोलो जगदीश स्वामी की, ये कृपा है जगदीश स्वामी जी की। तो अभी हम किले से निकले हैं, राघवगढ़ किले से निकले हैं। लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त जनता के बीच में, लोगों से घिरे हुए, लोगों की समस्याएं सुनना और बहुत कठिन होता है। मैंने तो जयवर्धन सिंह जी से पहले भी पूछा था कि कहीं आपको इस बात में पछतावा तो नहीं कि आप राजनीति में क्या है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे 24 घंटे जनता के बीच में रहना, उनकी सुनना, बड़े सब्र का काम होता है ये।
सर जरूर चैलेंज तो रहता है, लेकिन ज़िंदगी में तो चुनौती का तो सामना करना चाहिए और समाधान भी ढूंढना चाहिए। तो अब तो क्योंकि अब मुझे लगभग 12 साल हो गए हैं इस पद पे, तो आदत सी पड़ गई है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस वापसी एक बार फिर से प्रदेश में कर सकती है, क्योंकि युवाओं को कमान सौंप रही है भारतीय जनता पार्टी की? अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेके और तमाम अब जो नई जिम्मेदारियां वो दे रही है वो 50 के भीतर के लोगों को दे रही है। तो पार्टी आप तरफ बड़ी पैनी नजर से देख रही है, क्योंकि आप में भी उम्मीद नजर आती है एक ऐसा चेहरा आप हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पे। देखिए सर, मेन पॉइंट ये है कि आज के समय कांग्रेस विपक्ष में है प्रदेश और देश में। जहाँ तक बात प्रदेश के जो आपने कहा युवाओं की है, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने कांग्रेस को 2 युवा नेता दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, वो मेहनत कर रहे हैं और उद्देश्य कांग्रेस का एक ही है कि सरकार कांग्रेस की बने। बाकी तो फिर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है? देखो ये सब, देखो मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मेरे जैसे और बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने और बहुत समय दिया है पार्टी को, और वो तो पार्टी तय करेगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो सीनियर्स जो हैं जिन्होंने काम किया है, पार्टी तय करके किसी को मौका देगी। संगठन सृजन अभियान की आपने बड़ी तारीफ की। संगठन सृजन अभियान के तहत आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया। क्या देखते हैं आने वाले चुनाव में किस तरीके से संगठन मजबूत हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के नक्शे कदम पर भी कांग्रेस पे एक आरोप लगता था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती थी, और विशेषकर जो एक संगठन एक रहना चाहिए है ज़मीन पर जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी हो, जिसके हर काम की निगरानी भी हो, वो सिस्टम मिसिंग था कांग्रेस में। और मैं बधाई दूंगा आदरणीय खड़गे साहब को, वेणुगोपाल साहब को, राहुल गांधी जी को, उनकी पूरी जो टीम है संगठन सृजन की, जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कांग्रेस में वर्तमान में, जिसमें हर एक जिला अध्यक्ष जो बन रहा है संगठन सृजन के माध्यम से, उसकी हर सप्ताह मॉनिटरिंग होती है, हर माह मॉनिटरिंग होती है, हर उसके कार्य जो वो कर रहा है प्रतिदिन उसकी पूरी फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत प्रयास है कांग्रेस पार्टी का। इसका काफ़ी हमको पॉजिटिव दिख भी रहा है परिणाम। तो कहीं ना कहीं संगठन में जिस प्रकार से जो काम अभी कांग्रेस कर रही है, इसका हमको फल भी दिख रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि राहुल जी ने मुझे भी इस पर चुना और इसमें काम करने का मौका दिया है संगठन के लिए, पार्टी के लिए, और आगे भी करेंगे जैसा ऊपर से आदेश। पार्टी प्रतिनिधित्व तो बदल रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसे आपने अभी बताया कि दतिया आपने जीता, विजयपुर आपने जीता, इससे पहले एक मंत्री रहते हुए राम जी को हराया आपने, रामनिवास रावत जी को। तो ये प्रतिनिधित्व क्या आगे आने वाले समय में और मजबूत होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं इसकी कमी दिखती है, क्योंकि वरिष्ठ नेता अपनी जगह अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं? ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ जो पीढ़ी रही है, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है कांग्रेस को, इस देश को। और लेकिन वो भी आज समझ रहे हैं कि अब जो नई पीढ़ी है उनको आगे आना चाहिए है, उनको मौका देना चाहिए है। तो अब वो धीरे धीरे वही सिस्टम चालू हो रहा है, उसमें कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है। और आप ये बात याद रखना कि जो जिसको हम आज वरिष्ठ नेतृत्व कह रहे हैं, जो आज शायद 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, जब वो यंग थे, जब वो थे 30-40 साल के, तो उनको भी पार्टी ने मौका दिया था। तो आज वही पार्टी वापस कर रही है, और स्वाभाविक है कि जो समय के हिसाब से ही अपन को करना पड़ेगा इस पे का। जरूरतमंद लोग तो आते हैं अपना अर्जी लेके, विधायक हैं आप क्षेत्र की। युवा मैं देख रहा था कि जो इतनी तादाद में आपसे मिल रहे हैं किले से जब से निकले हैं, लगातार लोग वहाँ भी कतारबद्ध थे, यहाँ भी जगह जगह मिल रहे हैं। इसका अट्रैक्शन का क्या वजह है इसकी? देखिए वो तो मैं हूँ जो आकर्षित होता है युवाओं की तरफ, क्योंकि क्या है कि युवा ही भविष्य है देश का भी, प्रदेश का भी, राघवगढ़ का भी। देखिए जेनजी को समझना बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर ज़रूरी है विधायकों के लिए, नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, हर व्यक्ति जो जनसेवा में है। क्योंकि अगर आप युवा को समझोगे तो उनके लिए आप कार्य कर पाओगे। और इसीलिए एक प्रकार से जब युवा मुझसे मिलते हैं तो युवाओं के साथ संवाद करना, उनसे बात करना, ये मेरा सदैव प्रयास रहता है। तो मुझे लगता है यही वजह बनेगी आने 28 में जब इलेक्शन होंगे
और ऐसा ही प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस अगर आगे बढ़ाती है, जी, युवाओं को जिम्मेदारी देती है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आवश्यक। अगर आप देखें तो आज भी जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी युवा नेता काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और आपने जो देखा दतिया में भी कांग्रेस का हर एक युवा विधायक समर्पित भाव से काम इनमें कर तो रहा है। गुटबाजी जैसा कुछ नहीं है साहब, हमारी जो पीढ़ी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, हम सत्ता देखी नहीं है, तो आज कांग्रेस एक है, और हम चाह रहे हैं कि हमको एक बार मौका मिले ताकि हम लोग जो उम्मीदें जनता की हैं उन पे खड़े उतर पाए। लेकिन अगर सत्ता रहेगी युवाओं के पास, अगर अधिकार युवाओं को मिलेगा, तो हम यहाँ पे और 10 गुना काम करेंगे। नए सत्ता प्रोजेक्ट तो मिली कराएंगे। थी आपको 18 में, आप मंत्री भी थे उसमें जी, तो फिर क्या हमने वजह रही? अनेक काम कराए। हमने, अगर आप रावगढ़ को देखें, बहुत जो नगर पालिका रावगढ़ की है, इसका जो साइज है लगभग कटनी नगर निगम से ज़्यादा बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नगर पालिका है पूरे मध्य प्रदेश में। हमने यहाँ पर 120 करोड़ की नल जल योजना हम लाए, जिससे आज रावगढ़ में हर घर में स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। तो उद्देश्य ये था हमारा मंत्री के रूप में कि हमने पॉजिटिव काम कराए, नए काम कराए। भोपाल इंदौर में हमने मेट्रो की शुरुआत की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज आप देखिए क्या हाल मेट्रो का हो चुका है। ना वर्तमान सरकार के पास कोई विजन है, ना कोई ठीक काम करने का कुछ इच्छा शक्ति है। आखिर सरकार क्यों गिरी? क्या कमलनाथ जी की अनदेखी वजह थी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का? देखिए, स्वाभाविक था कि शायद कहीं ना कहीं जो मेरे यहाँ जो घटनाक्रम हुआ था, कहीं ना कहीं जो लोकसभा में जो हमें सही परिणाम नहीं मिले थे, वो कहीं ना कहीं एक कारण था। सिंधिया जी भी कहीं दुखी थे उस परिणाम से, लोकसभा की जहाँ केपी यादव जी जीते थे बीजेपी से, और उसके बाद से ही शायद ये खबर आने लगी थी कि शायद वो पार्टी चेंज कर सकते हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें तो पूरा विश्वास था कि वो ताकत से खड़े रहेंगे, कांग्रेस के साथ संघर्ष करेंगे, फिर सत्ता में वापस आएंगे, और भविष्य तो उन्हीं का था। और वैसे अगर आप देखें तो राहुल जी ने तो स्पष्ट ने जो मैंडेट दिया था, कमलनाथ जी हमारे फेस थे, उसके बाद सिंधिया जी का ही समय था। बिल्कुल। तो वो क्यों गए वो तो वही जाने, लेकिन शायद सत्ता में उनकी रहने की इच्छा ज़्यादा थी कि वो खुद भी वहाँ उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। लेकिन जो लोग उनके साथ गए उनकी बलि हो गई। अच्छा, कुछ वापसी भी करना चाहते हैं क्या पार्टी में? वो विधायक जो उस समय चले गए, जी, कुछ आपके भी टच में होंगे, बिल्कुल, कुछ ऐसे लोग हैं, राजा साहब के टच में होंगे जो आना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। तो क्या उनकी वापसी होगी? तो अब मुश्किल है, मुश्किल, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, क्या अब मुख्य धारा की राजनीति से उनने संन्यास ले लिया, ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से उन्होंने आध्यात्मिक यात्राएं शुरू कर दी हैं, अभी उज्जैन से अयोध्या की यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा में भी आप साथ रहे, उनने गाँव लोगों से मुलाकात करी, उसके परिणाम भी मिले, उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। तो क्या माना जाए, वो मुख्य धारा से की राजनीति से खुद को अलग कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने तो स्वयं ही कह दिया था कि मुझे 2 बार पार्टी ने राज्यसभा जीत दिया है, मुझे किसी टर्म नहीं चाहिए है। जब उनकी सरकार वापस नहीं आ पाई थी 2003 में भी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10 साल में कोई पद नहीं लूंगा। जबकि 10 साल उसके बाद सरकार यूपीए की रही, उन्होंने कोई उसमें सरकारी पद नहीं लिया, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया। तो वो जो एक बार कहते हैं उसका वो पालन करते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक विधायक के रूप में, नेता के रूप में भी बहुत कुछ मैंने सीखा है उनसे। और क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है राम मंदिर के विषय में अगर हम बात करें, तो सबने योगदान दिया था राम मंदिर के लिए, सबने पैसे दिए थे, सबने उसमें सबकी आस्था जुड़ी हुई थी, चाहे वो कोई भी पार्टी से। लेकिन उसी दान राशि के साथ हेरा फेरी करना इतने बड़े स्तर पे, और इतने बड़ी चोरी के खुलासा के बावजूद उन पर कुछ कार्रवाई ना करना, और यही अफसोस की बात है। और आज जनता ये खुद कह रही है, जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर के चंदा को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार में, हम उन पे कैसे भरोसा करें? कुल मिला के धर्म की रक्षा के लिए वो राजनीति का मार्ग नहीं, बल्कि और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ये पूरी बात का एहसास पहले ही अयोध्या को हो गया था, इसलिए तो भाजपा हारी अयोध्या से। तो निश्चित रूप से हमारी आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये बात तो ठीक है कि अब दिग्विजय सिंह जी मुख्य राजनीति से नहीं, बल्कि संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। जितने भी मुख्यमंत्रियों को मैं जानता हूँ, सब गाहे बगाहे, सबके बच्चे जो है राजनीति में है, मंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात को लेकर के आपकी तरफ जरूर मध्य प्रदेश की जनता देखती है, क्योंकि आपकी जो विनम्रता है, जो आपकी सौम्यता है, मैं आपको सदन पे भी देखता हूँ।
तो अगर ये जिम्मेदारी आई और पार्टी ने आपका नाम तय, क्योंकि ऐसा कौन सा चेहरा है, आप ही के दल के नेता तो कहते हैं, कौन सा ऐसा चेहरा है जिसके दम पे हम मुख्यमंत्री चेहरा है जिसके दम पे सरकार बनाएगी? अब जैसा मैंने कहा, मैं तो अभी मेरे पास अभी तो बहुत समय है, और अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस में मेरे से अभी बहुत लोग हैं जो मुझसे सीनियर हैं, जिन्होंने मेरे से अधिक साल कांग्रेस के लिए काम किया है, जो उस पद के लायक हैं, और जिसको भी पार्टी चुनेगी हम लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य वर्तमान में ये नहीं है कि कौन क्या बने, हमारा उद्देश्य है सरकार कांग्रेस की बने। आप कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के तौर पे जाने जाते हैं, पूरी ईमानदारी से बताइए, कांग्रेस में ऐसी कौन सी कमी है जिसे समय रहते अगर पूरा कर लिया जाए तो कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं हो सकता? कांग्रेस को बस अपनी बात पहुंचानी है सही तरीके से जन जन तक। प्रोपेगेंडा जो है, जो आप याद रखें, इसमें जो प्रचार तंत्र है उसमें भाजपा बहुत मजबूत है, लेकिन जो प्रशासक है, जो काम करता है, उसमें कांग्रेस मजबूत है। तो हमको सिर्फ जो भाजपा का प्रचार तंत्र है उसको तोड़ना है, हमारा प्रचार सही हो, जनता तक अपनी बात पहुंचे, 100% सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो ये थे कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह राघवगढ़ से विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, और देखिए किस तरीके से युवा, जब पूरा देश युवा युवा कह रहा है, जिंजी का समय चल रहा है, जिंजी अपने होने का एहसास दिला रहा है, अपनी बात कह रहा है, ऐसे में विस्तार न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम नेताजी अंडर 50 में आज राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह हमारे साथ थे। बहुत सारी बातें हुई। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।